अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया। इसमें फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल को देखा और फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से ही हमने परम्यूटेशन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। आज हम परम्यूटेशन में दो सब टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, या दो केसेस डिस्कस करने वाले हैं। आज भी हम उसी एसएलओ में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन केसेस डिफरेंट है। अगेन इस चैप्टर में हर दिन मैंने कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सी तस्वीरें दिखाई हैं और आपको ये कहा है कि आप इन तस्वीर को देखिए और जज कीजिए, देखिए और सोचिए। मिस्टर लुकमान, आप तीन दोस्त हैं और एक गोल टेबल पे आपको मैं बिठाना चाहता हूं। कितने तरीकों से आप बैठ सकते हैं, जरा सोचें। थोड़ा सा सोचें ना, 6 पे पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचें कि तीन दोस्त एक राउंड टेबल पे बैठना चाहते हैं, कैसे बैठ सकते हैं? तीन दोस्त ए बी सी, ऐसे ठीक है? तीन दोस्त एक गोल टेबल पे बैठना चाहते हैं, क्या वो ऐसे बैठ सकते हैं मिस्टर लुकमान? ए बी सी। अच्छा, फिर तो आप कहेंगे कि सर वो ऐसे भी बैठ सकते हैं। फिर सी ऊपर आ जाए, ए नीचे आ जाए, हो सकता है। ए उधर ही रहे, सी इधर आ जाए, इधर आ जाए। अब ये हो तो सकता है, लेकिन ये एक नॉन स्टॉप एक्शन है। सर्कल में अरेंजमेंट्स तब तक मुमकिन नहीं होती मिस्टर लुकमान, जब तक कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स ना करें। अगर आप उसे फिक्स नहीं करेंगे तो तीनों के तीनों मूवेबल हैं, तीनों घूम सकते हैं। वो तो फिर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पे समझ रहे मेरी बात को? तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देंगे और उसके इर्द गिर्द बैठाना शुरू करेंगे, तो फिर सर्कुलर अरेंजमेंट्स मुमकिन है। अगर वो ऑब्जेक्ट जो आपने फिक्स किया था वो भी घूमना शुरू कर दे, तो वो तो फिर हमेशा मूवमेंट में ही रहेंगे कॉम्बिनेशंस। तो पता ये चला कि जब भी सर्कुलर परम्यूटेशंस हमने फाइंड करनी है या ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में ऑर्गेनाइज करना है और उनके पॉसिबल वेज फाइंड करने हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में फिक्स करना जरूरी है। अगर आप वो फिक्स नहीं करेंगे तो वो घूमते ही रहेंगे। गॉट इट? चलें जी, ये भी हमने देख लिया। ये भी सर्कुलर परम्यूटेशन से रिलेटेड एग्जांपल है, जिसमें तीर के निशान यही जाहिर कर रहे हैं कि अब मैं इनको कहता हूं अरेंज करो, कॉम्बिनेशन बनाओ, तो कितने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कभी नीला ऊपर जाएगा, कभी नीला नीचे आएगा बॉल। ये तो ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को? ये तो मूवेबल है, रोटेटेबल है। ठीक है जी, कंसेप्ट समझ गए बेटा कि सर्कल में फिक्स किए बगैर गुजारा नहीं है। चलें जी, इस तस्वीर को देखें और जरा सोचें। पाक पतन के करेक्टर्स को मैंने कलर किया है और हाईलाइट किया है। जरा सोचें, पाक पतन, इसमें चार तरह के लेटर्स हैं। पी है, ए है, के है, टी है, एन है। सॉरी, पांच तरह के हैं। एन को हमने कलर डिफरेंट नहीं किया, चलो एन को भी डिफरेंट कलर कर देते हैं भाई।
अच्छा जी, कैमरा प्लीज। अब ये पाक पतन का लफ्ज इंटरेस्टिंग था, इसमें रिपीटेशन भी है, इसलिए ये एग्जाम्पल हमने यहां पे लिखी है। अब देखो बेटा, ये भी परम्यूटेशन की एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं परम्यूटेशन विद रिपीटेड अरेंजमेंट्स, जिसमें यानी कि करेक्टर्स रिपीट भी हो सकते हैं, हो रहे हैं। अब मैं आपको कहता हूं जी, ये पाक पतन का वर्ड है, इसके करेक्टर्स को अगर मैं अरेंज करके मुख्तलिफ वर्ड्स बनाना चाहता हूं तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं वो आप अगर फाइंड करें तो आप अक्सर सोच रहे होंगे आप में से कि सर इसमें तो इतने तीन 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 9 लफ्ज हैं, तो 9 के 9 इस्तेमाल करने हैं, 9p9 कर देते हैं। लेकिन 9p9 करने से अरेंजमेंट्स तो आ गई, लेकिन उसमें एक मसला है, क्योंकि इसमें कई करेक्टर्स एक जैसे हैं। जिस तरह एक ए है लेकिन वो 3 दफा पेयर हो रहा है, इसी तरह पी 2 दफा पेयर हो रहा है, टी 2 दफा पेयर हो रहा है। तो कोई भी ऐसा डेटा सेट, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसमें वैल्यूज, करेक्टर्स, डिजिट्स रिपीट होते हो, तो उसको भी सीधी सीधी परम्यूटेशन से हल नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी एक डिफरेंट रूल बनाने की जरूरत है। तो आज हम इसी एसएलओ में इन 2 केसेस को देखेंगे। जरा डिटेल मैंने थोड़ी सी ज्यादा ही डिटेल्स मैंने थोड़ी सी ज्यादा ही डिस्कस कर दी। चलें अपने सेक्शंस की तरफ चलते हैं। मेन सेक्शन हमारा 6.3 है, इसी के क्यूआर में ये वीडियोस अपलोडेड होंगी। तो भी ये जो मैंने पाक पतन की एग्जांपल डिस्कस की, ये इसी कैटेगरी में आती है, परम्यूटेशंस विद रिपीटेड एलिमेंट्स। ठीक है। A permutation with repeated element refer to the different ways of arranging a set of items where some elements are indistinguishable, identical. तो जब कभी भी इस तरह का केस आए जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, नॉन डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो इसे हम रिपीटेड एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन फाइंड कर देंगे, कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, और इसका हम नाम देंगे परम्यूटेशन विद रिपीटेड एलिमेंट्स। ठीक है जी, गॉट इट। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स, इसमें आपने एनपीआर तो नहीं करना, पिछले केस में भी हमने देख लिया कि एनपीआर करेंगे तो इट विल नॉट प्रोड्यूस द राइट आंसर्स। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। मैं कहता हूं मेरे पास n टोटल ऑब्जेक्ट्स थे, इनमें से एक ऑब्जेक्ट m1 टाइम्स अपेयर हुआ, एक m3 टाइम्स अपेयर हुआ, सो ऑन mk तक। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स I have repetition of different elements, characters or digits in m1 times, m2 times, m3 times up to mk times. तो टोटल अरेंजमेंट n फिक्टोरियल है, लेकिन जो करेक्टर, एलिमेंट या डिजिट रिपीट होता है वो जितने टाइम्स रिपीट होता है उसके फिक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो परम्यूटेशन विद रिपीटेड अरेंजमेंट का एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस कंसेप्ट में मिक्स होने वाला तो कोई शुबा नहीं है, क्योंकि जब आप एनपीआर कैटेगरी में होंगे तो आप करेक्टर्स को देख के खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनमें रिपीटेशन नहीं है। अगर रिपीटेशन है तो टोटल एलिमेंट्स का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो एलिमेंट जितने टाइम्स अपेयर हो रहे थे उस उतने टाइम्स का फिक्टोरियल। कोई m1 टाइम्स अपेयर हुआ है तो m1 का फिक्टोरियल, कोई m2 टाइम्स अपेयर हुआ तो m2 का फिक्टोरियल। ठीक है मिस्टर लुकमान, गॉट इट। अब हम पाक पतन वाली एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले पे ढालते हैं।
टोटल कितने लेटर्स हैं जी मेरे पास? 3 3 3। एन मेरे पास है 9, टोटल 9 लेटर्स हैं मेरे पास। पी कितनी दफा पेयर हो रहा है? 2 टाइम्स। ए कितनी दफा पेयर हो रहा है? 3 टाइम्स। के जो है वो 1 टाइम है, 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। टी जो है वो 2 टाइम्स है, इसी तरह एन जो है वो 1 टाइम। अब फॉर्मूला क्या कहता था? टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन टाइम्स का फैक्टोरियल। टी 2 टाइम रिपीट हुआ, 2 का फैक्टोरियल। ए 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 3 का फैक्टोरियल। और टी भी बेटा 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 2 का फैक्टोरियल। इसमें मैं 1 1 के फैक्टोरियल नहीं लिख रहा। क्या वजह मिस्टर लुकमान के 1 1 का फैक्टोरियल नहीं लिख रहा मैं? क्योंकि 1 का फैक्टोरियल ऑलरेडी 1 ही होता है, तो फिर लिखने का फायदा। तो गेट दिस डन ऑन योर कैलकुलेटर, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? अब अगर आप इसको एनपीआर कैटेगरी में लेके जाते हैं कि आप कहते हैं जी मेरे पास 9 एलिमेंट्स थे, 9 के 9 इस्तेमाल करने हैं, 9p9 करते तो वो रिजल्ट बहुत ज्यादा आ जाता। लेकिन जिसमें रिपीटेशन हो उसमें डिवीजन जरूरी है। गॉट इट? ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल हमने देखी। इसी तरह के क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट में भी ऐड हैं कि जब भी एलिमेंट्स रिपीट हों तो क्या करना चाहिए। अच्छा जी, सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं, फिर उसके भी इन्हीं एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब इसमें वर्ड है प्रोफेशनल। प्लीज मिस्टर लुकमान, प्रोफेशनल में कितने लफ्ज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लफ्ज हैं जी, 13 का फैक्टोरियल। ओके। पी कितनी दफा है? 1 टाइम है, 1 टाइम वाले हमने नहीं लिखने। आर कितनी दफा है? 1 टाइम है, नहीं लिखना। ओ कितनी दफा है? 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। एफ कितनी दफा है? 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। ई 1 दफा है, नहीं लिखेंगे। एस 2 दफा है, 2 फैक्टोरियल। आई 1 दफा है, एन 1 दफा है, ए 1 दफा है, एल 1 दफा है। तो जो सिंगल टाइम है उसका 1 फैक्टोरियल लिखे ना लिखे डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। गॉट इट मिस्टर लुकमान? ठीक है जी, इजी। लेट्स मूव टू अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। रिपीटिशन नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अराउंड अ सर्कल। तो सर्कल में सबसे बड़ा मसला ही क्या हमें फेस करना पड़ रहा था? सर्कल में हमें सबसे बड़ा मसला ही ये फेस करना पड़ रहा था कि सर्कल में अगर आप ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं करेंगे मिस्टर लुकमान, तो वो घूमते रहेंगे, बैठेंगे ही नहीं ना। कभी तुम्हारी जगह पे कोई और तुम किसी की जगह पर, तो एक को फिक्स कर दो और उसके दाएं बाएं बिठाना शुरू कर दो, अरेंजमेंट्स पूरी हो जाती। ठीक है नौजवानों? तो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या करते हैं? एक स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक ऑलरेडी कम कर देते हैं। क्लियर है? इसलिए अब अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं शुरू वाली फिगर पर और उसको इस सिचुएशन में ढालूं, इधर देखें जी। आपके कितने दोस्त थे मिस्टर लुकमान? 3 फ्रेंड्स एंड दे वाना सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल। अब आपको बात और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। एक को फिक्स किया यानी कि एक माइनस हो गया ऑलरेडी, बाकी जो बचे उनका फैक्टोरियल ले लिया। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल विच आल्सो गिव्स 2। समझ रहे? अब सर्कल का कोई कोना तो नहीं होता, सर्कल तो आइडेंटिकल होता है, इसको यानी कि रोटेशन कहते हैं। इसलिए एक को बिठा दिया, बाकी 2 उसके इधर उधर बैठ जाओ।
अब आप मिस्टर लुकमान सेंटर में बैठ गए, आपको फिक्स कर दिया, आप अरेंजमेंट से आउट हैं। एक दोस्त आपके इधर बैठ गया लेफ्ट पे, दूसरा किधर बैठ गया राइट पे, सर्कल बन गया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, लेफ्ट वाला राइट पे आ जाए, राइट वाला लेफ्ट पे आ जाए। तो एक अरेंजमेंट ऐसे थी, एक ऐसे हो गई, आपको हमने फिक्स कर दिया। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनी बॉयज एंड गर्ल्स? 2 अरेंजमेंट्स। ठीक है, रोटेशन का मतलब भी आपको समझ आ गया। एक कम क्यों करना है उसकी भी वजह समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट को फिक्स करना जरूरी है। गॉट इट? ठीक है जी, आगे चलें। ये बीड्स वाली जो एग्जांपल है इसको जरा देखना है, ये भी एक डिफरेंट है तो सर्कुलर परम्यूटेशन, लेकिन जरा डिफरेंट तरीके से हमने देखना है। ठीक है जी, अब ये 4 दोस्त हैं लुकमान, कितने दोस्त हैं? ये मिस्टर लुकमान थे, इनको हमने कर लिया फिक्स। अब लुकमान साहब जो हैं वो अरेंजमेंट से क्या हो गए, आउट हो गए, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ये जो बाकी 3 फ्रेंड्स हैं इनको हम मूव करवा सकते हैं। तो 4 थे टोटल, 4 में से एक कम किया, कितने आगे? 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। क्लियर? अब जरा देखना 6 कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं। एक कम, इसको 1 2 3 कह दूं, एक हो गया 1 2 3, फिर क्या हो गया 3 1 2, फिर क्या हो गया 2 3, सॉरी 2 3 1, 3 कॉम्बिनेशन हो गए। अब इधर से पकड़ के इधर से पकड़ के 3 इस तरह करें और 6 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? तो सर्कल में ए को फिक्स करना है तो वो जिसको फिक्स कर देते हैं उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता अरेंज होने का, ऑर्गेनाइज होने का। तो वो हम इस तरह फिर लिख देते हैं। गॉट इट? आगे चलेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन में पांच दफा आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड करना भी लॉजिकल है। क्या लॉजिकल है? अरेंजमेंट इज सिमेट्रिक एंड देयर इज नो डिफरेंस इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर इधर देखिए कैमरे पे, अगर आप इधर वाले एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर आइडेंटिकल हैं कि क्लॉकवाइज रखूं या एंटी क्लॉकवाइज रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हमने उसको 2 से डिवाइड कर देना है टू फाइंड डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। अब ये किया भी किसमें जा सकता है वो आपको लिख दिया, ब्रेसलेट्स विद बीड्स, ब्रेसलेट विद बीड्स। ठीक है जी, गॉट इट? ब्रेसलेट विद बीड्स में आप बीड्स इधर लगाएं उधर लगाएं, डज मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर इंसान बैठाने हो तो फिर तो फर्क पड़ता है, इंसानों की क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट है। लेकिन की चेन में चाबियां डालनी है, ब्रेसलेट में रिंग्स डालने हैं, बीड्स डालने हैं, दे डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स होती हैं। इसमें डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स फाइंड करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें। ठीक है मिस्टर लुकमान? अब अगर हाथ में आप कोई चीज पहनेंगे तो एक फिक्स भी करना है, फैक्टोरियल भी लेना है और बाद में 2 से डिवाइड भी करना है। गॉट इट? इंसानों में ये 2 पे डिवाइड वाला फार्मूला नहीं लगता, या इस तरह के तमाम ऑब्जेक्ट जिन पे लेफ्ट और राइट का फर्क पड़ता है, क्लॉक और एंटी क्लॉक का,
वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, वो सिंपल n-1 फैक्टोरियल की कैटेगरी में चलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में से। अब मैंने इसलिए ये ऐड किए कि परम्यूटेशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी नजर आती है। जब इसमें कंडीशंस ऐड हो जाती हैं कि ये इधर होना चाहिए, वो उधर होना चाहिए, तो थोड़ी सी एहतियात जरूरी है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे, संडे, कोई डिजिट, कोई करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये सिंपल एनपीआर की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन कहते हैं जी, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे कैन बी मेड if the vowels are to appear only in the odd places। लो भाई, थोड़ा सा सोचो, कितने 6 लेटर्स हैं, मैंने 6 हाने बना लिए। तीन, दो, 5, 1, 6, पहला हाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। उसने कंडीशन ये लगाई है कि आप इससे अरेंजमेंट्स बनाएं, बट इफ द वोवल्स आर टू अपेयर ओनली इन द ओड प्लेसेस। अब वोवल्स क्या होते हैं? ए, आई, ओ, यू, ए, आई, ओ, यू। अब संडे में कौन सा वोवल है? एक वोवल है यू, और वो कहां हो सकता है? वो यू यहां पर भी हो सकता है। मैं खुद इसे डॉटेड बना रहा हूं, यानी कि टू शो द ऑल पॉसिबल मूवमेंट्स ऑफ यू। उसने कहा जी कि जो यू है वो ओड प्लेसेस पे अपेयर हो, यानी कि 1, 3rd और 5th पोजीशन पे अपेयर हो। ठीक है जी, ग्रीन पीस। अब इधर देखिए, यू को अगर मैं देखूं तो यू के पास 3 हाने हैं मूव करने के लिए। कितने हाने हैं? यू वाला 1 में भी रह सकता है, 3 में भी रह सकता है, और 5 में भी रह सकता है। तो यू वाले हाने जो हैं वो कितने हो गए? 3। 3 जगह पे मूव कर सकता है 3 फैक्टोरियल यू का। अच्छा, अब बाकी लेटर्स जो हैं, जो बाकी लेटर्स हैं वो कितनी जगहों पे लुकमान मूव कर सकते हैं? यू अगर 1 पर है तो वो 5 जगहों पे मूव कर सकते हैं ना। यू एक वक्त में एक हो सकता है, एक जगह पर हो सकता है, तो बाकी 5 आने हाल ही होंगे, बाकी 5 डब्बों के लिए। तो वो बाकी 5 का क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 6 इंटू 120, विच गिव्स 720 अरेंजमेंट्स। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, ओके। ये भी उसी तरह के बुक्स टुगेदर करते। Excellence, given the repetition of the certain letters in the word, calculate the number of unique arrangements possible। एक्सीलेंस में लफ्ज कितने हैं? 3, 3, 3, 1, 10। 10 लेटर्स हैं जी मेरे पास एक्सीलेंस में। ओके, फर्स्ट केस है बिगन विद ई, यानी कि ई फिक्स हो गया, बाकी 9 लेटर्स या 9 बॉक्सेस जो हैं वो मूवेबल है। ठीक है लुकमान, कहते हैं बिगिन विद ई, ई से शुरू होना चाहिए। अब ई से शुरू होना चाहिए तो ई क्या हो गया? फिक्स। कितनी चीजें मूव कर सकती हैं, हिल सकती है? 9। ये 9 लेटर्स इन 9 बॉक्सेस में मूवेबल है। 9 फैक्टोरियल।
लेकिन इन 9 लेटर्स में रिपीटेशन भी अकर हो रही है। ई 3 दफा था लेकिन एक दफा फिक्स कर दिया, आउट हो गया। अब ई कितनी दफा है? 2 दफा। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वाला केस में सोल्व कर रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज। इसी तरह सी कितनी दफा है लुकमान? 2 दफा। और एल कितनी दफा है? 2 दफा। एन जो है वो 1 दफा है। इट डज नॉट बॉदर अस। ये है जी, इफ इट बिगिंस विद ई, गॉट इट। अब जो इसका सेकंड केस है, सेकंड केस में कहता है बिगिन विद ई एंड एंड्स विद सी। तो सेकंड केस में शुरू में ई फिक्स हो गया और एंड पे क्या फिक्स हो गया? सी। अब लुकमान मूव करने के लिए कितने बचे? टोटल 10 थे। एक शुरू में फिक्स हो गया, एक एंड पे फिक्स हो गया। मूव करने के लिए कितने बचे? 8। इन 8 में ई 3 दफा था, एक फिक्स हो गया। 10 में ई 3 दफा था, एक फिक्स हो गया। पीछे कितने बचे? 2। सी 2 दफा थे, एक सी फिक्स हो गया बेटा, तो एक बचा। 1 फैक्टोरियल लिखें ना लिखें डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। एल कितनी दफा था? 2 दफा, वो लिख लिया हमने। एन 1 दफा था, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, बिगिन विद ई ये तो हो गया। अच्छा, फोर्थ वाला देखें बेटा। डू नॉट बिगिन विद ई। हमने ई वाले फाइंड कर लिए हुए, टोटल फाइंड करो, उसमें से ई वाले माइनस कर दो तो वो आ जाएंगे डोंट बिगिन विद ई। अब वो टोटल फाइंड करने के लिए आपने ई को 3 दफा देखना है, 10 के 10 देखने हैं। ई को 3 दफा देखना है, ऊपर 9 की जगह 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे ई 2 टाइम्स था वो 3 टाइम्स का फैक्टोरियल आ जाएगा। वो टोटल आ गए, उस टोटल में से ये माइनस कर दें तो वो आ जाएंगे डेट डोंट बिगिन विद ई। ठीक है जी, उम्मीद है आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आप इसे खुद भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये सिर्फ छोटे छोटे कीवर्ड्स अगर आप अपने माइंड में फिक्स कर लें तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बच्चा कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। अभी तो हमने कॉम्बिनेशन में जाना है, वो भी अरेंजमेंट्स का ही नाम है, लेकिन वो परम्यूटेशन से कैसे डिफरेंट है वो हम नेक्स्ट एसएलओज में देखेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।